गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अबाउट द इब्न बतूता। हु वाज इब्न बतूता? ही वाज अ अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को हु केम इन इंडिया इन 14th century and they written the book Rihla. The time period was 1305 to 1369. Ibn Battuta was an early globe trotter. उनको विश्व का भ्रमण करने वाला कहा गया है। इब्न बतूता's book of travels called Rihla, written in Arabic, provide extremely rich and interesting detail about the social and cultural in the subcontinent in the 14th century. तो 14th century में जब इंडिया आए थे इब्न बतूता, तब उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी रीला, जो कि अरबिक भाषा में थी, जिसमें कि इंडिया के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन है। This Moroccan traveler was born in Tangier and into one of the respectable educational families known for their expertise in Islamic religious law of Sharia. तो बहुत इनके जो परिवार था, ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो बहुत शिक्षित परिवार था और जो कि इस्लाम धर्म के लॉ और कानूनों की अच्छा खासा उनको ज्ञान था। And true to tradition of his family, Ibn Battuta received the literary and the scholarly education when he was quite young. तो बहुत ही कम उम्र में वो एक अच्छे खासे ज्ञाता हो चुके थे, स्कॉलर्स एजुकेशन हो चुके थे, उनको लिटरली उनको रिसीव किया हुआ था। Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered experience gained to the travelers to be most important source of knowledge than books. उनका ये मानना था, अपने अन्य परिवार के सदस्यों की तरह उनका ये मानना था कि भ्रमण यानी कि यात्रा करना ही अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होती है रेदर देन द बुक्स। तो ज्ञान बुक्स के स्थान पे उन्होंने ये माना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है नॉलेज का, वो क्या है ट्रैवलिंग। सो ही विजिटेड, ही लव ट्रैवलिंग, और उन्होंने बहुत सारी जगह घूमी। ही एक्सप्लोर द वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड एंड द पीपल। एंड इवन बिफोर कमिंग टू इंडिया आने से पहले 1932 और 33 में आने से पहले ही मेड ए पिलग्रिमेज ट्रिप टू मक्का गए, और ही ट्रेवल सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो इतनी सारी जगह वो घूम चुके थे। ट्रैवलिंग थ्रू ओवरलैंड सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच सिंध इन 1313। और जब इब्न बतूता जो थे सिंध पहुँचे तो उन्होंने इंडिया के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था, द डेली ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। एंड इब्न बतूता जो थे महमूद सुल्तान ऑफ दिल्ली के बारे में वो सुन चुके थे। तो वो उनकी पोजीशन थी, उनकी जो रेपुटेशन थी, उससे वो बहुत अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है। एंड उन्होंने दिल्ली के लिए अपना कूच कर गए, मुल्तान और उच्च को क्रॉस करके। और जब वो सुल्तान के पास पहुँचे तो उसकी स्कॉलरशिप और उसको देखकर इतने प्रभावित हुए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कि उन्होंने उसको काजी की पोस्ट या जज की पोस्ट दे दी। और ही रिमेन ऑन दिस पोस्ट फॉर सेवरल ईयर्स अंटिल ही फेल्ट फॉर फेवर एंड वॉज थ्रोन इनटू प्रिजन। एक बार सुल्तान और इब्न बतूता के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, सुल्तान ने उनको क्लियर किया और उनको फिर से इंपीरियल सर्विसेज दे दी गई थी। अब इब्न बतूता के पास न्यू असाइनमेंट्स थे, नया काम था। इब्न बतूता ने मलाबार कोस्ट पहुंचे सेंट्रल इंडिया से। देन ही वेंट टू मालदीव्स एंड देन 18 मंथ्स के लिए वहाँ पे रहे एज काजी में। देन ही प्रोसीड टू श्रीलंका। ही देन वेंट बैक वंस टू मालाबार कोस्ट। श्रीलंका से वापस वो मालाबार कोस्ट पहुँचे, फिर मालदीव्स पहुँचे, और वो चाइना जाना चाहते थे। और चाइना जाने से पहले उन्होंने बंगाल और असम को भी घूम लिया था। देन ही विजिटेड सुमात्रा। फिर वो सुमात्रा गए और सुमात्रा से वो चाइना के पोर्ट पे पहुँच गए। एंड एक्सटेंसिवली चाइना के ट्रेवल करके ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक टू हिज होम इन 1347। और उनका जो ये अकाउंट था, अगर उसे हम कंपेयर करें तो मार्को पोलो से कंपेयर किया जाता है। 13th सेंचुरी में मार्को पोलो, जो कि इटली के थे, वेनिस के थे, उनके काम को कंपेयर किया गया किससे? इब्न बतूता के काम से भी क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है।
अच्छा, इब्न बतूता की खास बात क्या थी कि जहाँ कहीं भी वो जाते थे वो उसको रिकॉर्ड करते थे, अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने जहाँ जहाँ वो नया कल्चर देखते थे, लोगों को जान देखते थे, नए धर्म, नए विश्वास, नई वैल्यूज़ अपनी पुस्तक में उनको लिख डालते थे। और उनकी पुस्तक का नाम था रिहला, किताबुल रिहला। देन वी नीड टू नेवर, कि उनको हम इनकार नहीं कर सकते कि वो ग्लोब ट्रॉटर थे, क्योंकि वो ट्रेवल ही करते रहे 14 सेंचुरी तक आते आते। ठीक है, उनके जीवन में बहुत सारी हज़ार्स भी आए होंगे, परेशानियाँ भी आई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो घूमते रहे थे। कहा जाता है कि इब्न बतूता जो मुल्तान से दिल्ली पहुँचे थे उनको 40 डेज़ लगे थे। ऐसे ही सिंध से जब वो दिल्ली पहुँचे तो उनको 50 डेज़ के करीब उनको लगे थे। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इनका जीवन इतना आसान रहा होगा, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं। तो व्हाट फील इब्न बतूता इन इंडिया इनसिक्योरिटी। तो इब्न बतूता को इनसिक्योरिटी इंडिया में भी लगी। उन्होंने कहा कि कई बार बैंड ऑफ रॉबर्स अटैक कर देते थे। ठीक है, इसलिए वो पसंद करते थे, प्रेफर करते थे कारवान में घूमने के लिए, कंपेनियन के साथ घूमना। क्यों? अगर मान लो लुटेरे आक्रमण कर दें तो एक दूसरे की सहायता भी की जा सके। ठीक है, कहा जाता है कि जब व्हेन ही वाज traveling from Multan to Delhi, he was attacked by Karwan. His Karwan was attacked by the robbers. और कहा जाता है कि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स जो थे, उनकी लाइफ जो थी वो जा चुकी थी, लेकिन उसमें इब्न बतूता जो थे वो काफ़ी लकी रहे थे। यू कैन सी हियर द रेड वन बिफोर कमिंग टू इंडिया ही इज ट्रेवलिंग, द पर्पल वन ट्रेवल्स इन इंडिया एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू चाइना ऑल्सो। ठीक है, द ग्रीन वन ही वेंट द अरेबिया एंड द कीनिया। ठीक है, अरेबियन सी। देन ही वॉज बिलोंग्स टू वेयर, विच, कहाँ के बिलोंग करते थे वो? मोरक्को से थे, तो अफ्रीका के थे वो, वहाँ भी उन्होंने ट्रैवल किया होगा। तो इतनी जगहें उन्होंने घूमी है इब्न बतूता ने, हिज वॉयजेस, है ना। अच्छा, जो इब्न बतूता थे वो पूरा इंजॉय करके चलते थे। सेवरल टाइम्स तक उन्होंने इंजॉय किया। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में, इवन रशिया भी वो पहुँचे हैं कहा जाता है। इंडियन कॉन्टिनेंट, चाइना, और फिर से वापस अपने नेटिव लैंड मोरक्को पहुंच गए थे। एज यू नो ही बिलोंग्स टू मोरक्को, और वो 14 सेंचुरी में इंडिया में मोरक्को से ही आए थे। When he returned, the local ruler issued instruction his stories to be recorded. और जब वो वापस गए तो उनके जो वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे गए थे कि उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो क्या की जाए, रिकॉर्ड की जाए। ये यू कैन से इब्न बतूता वर्क, है ना, रीला, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, आप बुक देख सकते हैं। 1304 से 1369 तक इब्न बतूता रहे हैं। अच्छा, जो इब्न बतूता थे ना, तो उसमें बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया के, ईरान के, ऑटोमन एम्पायर के जो भी राइटर्स रहे, उन्होंने अनुभव देखा किसका, इब्न बतूता, अल-ब्रूनी का, उसको फॉलो भी किया। जैसे कि इंडिया में अब्दुल रज़ाक आए थे 1440 साउथ इंडिया में, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, उन्होंने किसके फुट स्टेप्स को फॉलो किया, अल-ब्रूनी और इब्न बतूता की। ठीक है, फिर ऐसे ही वाल्खी आए थे, ट्रैवल किया था इंडिया में 1620 में, उन्होंने भी अल-ब्रूनी, इब्न बतूता के फुट स्टेप्स लिए थे। ठीक है, और कहा जाता है कि शेख अली हज़ानी वो नॉर्थ इंडिया में आए थे 1740s में, एंड सम ऑफ दीज ऑथर वर फैसिनेटेड बाय इंडिया, एंड वन ऑफ देम वाज महमूद वली वखानी। इवन सम ऑफ द, कहा जाता है कि जो महमूद वली वखानी थे वो तो सन्यासी बन गए थे इंडिया में, इतने अट्रैक्ट हो गए थे इंडिया से, इतने फैसिनेट हो गए थे इंडिया से आके। ये आप देख सकते हैं कि वो लाइफ ऑफ शेख मोहम्मद अली। शेख उनको क्यों बोला गया? क्योंकि वो क्या बन चुके थे, एक सन्यासी बन चुके थे। ये मार्को पोलो हैं जो कि इंडिया आए थे, चाइना, विजिटेड इंडिया एंड चाइना। अब जब इब्न बतूता इंडिया में आए तो उन्होंने ग्लोबल नेटवर्क इंडिया में फॉर्म कर लिया था, चाइना तक पहुंच गए थे, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका पहुंच गए थे, यूरोप पहुंच गए थे। और उन्होंने जब भी इंडिया में पहुंचे तो उन्होंने इंडिया में क्या ऑब्जर्व किया, क्या ट्रैवल, उन्होंने स्थानीय सेक्रेट श्राइन्स देखे, पवित्र स्थल देखे, लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, लर्नेड पीपल के साथ, रूलर्स के साथ। वो काजी पद पर रहे थे, तो उन्होंने इंडिया का जो कल्चर था उसको देखा, और उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वहाँ पे अरेबिक भाषा, पर्शियन भाषा, टर्किश भाषा, लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड दीज इंक्लूडेड स्टोरीज, उसमें स्टोरीज होती थी। ठीक है, और ये भी पाया कि कई बार राजा जो है वो क्रूर था या जनरस था।
अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, यहाँ तक कि उन्होंने आम जनता के महिलाओं और पुरुषों के बारे में भी लिखा। एंड ही वॉज वेरी मच अनफैमिलियर विद द थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे वो अनफैमिलियर थे, उसके बारे में भी उन्होंने जाना। तो इंडिया में उन्होंने दो चीज़ अनफैमिलियर देखी, वन वॉज कोकोनट एंड सेकेंड वॉज पान, विच वॉज, जिससे वो बिल्कुल अपरिचित थे। और उन्होंने जब पान देखा तो पान को उन्होंने कंपेयर किया डेट पाम से, खजूर के वृक्ष से उसने कंपेयर किया, और कहा जो 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 नारियल है उसकी शेप मैन के हेड की तरह है, जिसमें दो आँखें हैं, एक मुख है, ठीक है, इनसाइड इट व्हेन इट इज़ ग्रीन लुक लाइक। और फिर देखा कि जो ब्रेन है उसमें ब्रेन पर फाइबर अटैच है जो कि हेयर की तरह है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा ही अनफैमिलियर माना किसको, नारियल को। देन उन्होंने पान बीटल ट्री को देखा, उसको कंपेयर किया ग्रेप वाइन से, कि जिस तरह से ग्रेप की अंगूर की बेल होती है वैसे ही पान की बेल होती है, लेकिन पान में कोई फ्रूट नहीं होता है, वो अपने लिए ग्रो करते हैं, उनकी लीव्स के लिए ग्रो करता है, और लोग उसको पान को बीटल को खाते हैं, उसमें जो है उसको चू करते हैं लोग। तो बड़ा ही फैमिली अनफैमिलियर सा लगा उनको। और आप ये देख सकते हैं कि अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं, आज के इस टॉपिक में लास्ट में हम आ रहे हैं, और वो है कि इब्न बतूता ने भारतीय नगरों के बारे में क्या कहा है। तो अब ये बात है कि इब्न बतूता फाउंड सिटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु हैड नेसेसरी ड्राइव। उनके पास जो है उनको ज़रूरी रोजगार के लिए और रिसोर्सेज के लिए और स्किल के लिए उन पे बहुमूल्य अवसर थे भारतीय नगरों में। किसके अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार। देन उन अकॉर्डिंग टू हिम दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, प्रॉस्पेरस, वो डेंसली पॉपुलेटेड थे, प्रॉस्पेरस थे, ठीक है। देन अगर बस एक्सेप्ट बजाय उसके कि वहाँ पे वॉर ना हो, वहाँ इन्वर्जन ना हो, तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड थे। इंडियन जो सिटीज़ थी समृद्ध थी। और कहा कि जो 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 स्ट्रीट होती बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, और जो मार्केट्स थे वो चकाचौंध थे, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स होते थे। और उन्होंने कहा जो दिल्ली है वो सबसे बड़ा क्या था, शहर था, लार्जेस्ट इन इंडिया, ग्रेट पॉपुलेशन थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो महाराष्ट्र का दौलताबाद था वो भी कम नहीं था, उसका साइज़ उतना ही था जितना दिल्ली का था। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, दौलताबाद। फिर हमने ये देखा कि इब्न बतूता ने कहा कि जो बाज़ार थे इंडिया के, वो इकोनॉमिकली ट्रांसैक्शन होता था वहाँ पे, नॉट ओनली इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन बल्कि इट वाज द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। वहाँ पे सामाजिक और वहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, और प्रत्येक बाज़ार में मस्जिद भी होता था और टेम्पल भी होता था। और कहा जाता है कि इतना स्पेस इन टेम्पल्स में होता था कि वहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंस होती थी, डांसर्स होते थे, म्यूजिशियंस और सिंगर्स भी वहाँ आते थे और अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते थे, ठीक है। वाइल Ibn Battuta was not particularly concerned with explaining prosperity of towns, historians also use account to towns as a significant of wealth। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन था उन टाउन्स में। इवन उन्होंने कहा कि गांव भी कम नहीं थे, वहाँ खूब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी गांव में। सॉइल वॉज वेरी फर्टाइल, फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टिवेट द क्रॉप्स इन ईयर में 2 साल वो वर्ष में क्या उगा सकते थे, फसलों को उगा सकते थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स था, कनेक्टिविटी थी वेस्ट एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज से। आर्टिशंस और मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इंडियन जो टेक्सटाइल थी जैसे कि कॉटन क्लॉथ है, फाइन मसलिन है, सिल्क है, ब्रोकेड है, सेटिन है, वो ग्रेट डिमांड में था इंडिया का फॉरेन कंट्रीज़ में। और कहा जाता है कि जो फाइन मसलिन था, मलमल था, वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि उसको केवल नोबल्स और केवल रिच पीपल ही क्या कर सकते थे, उसको यूज़ कर सकते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, किसका, फाइन मसलिन का। अच्छा, बड़ा ही अमेज्ड हुए थे इब्न बतूता जब वो इंडिया में आए थे, और उन्होंने ये देखा था इंडिया का पोस्टल सिस्टम। वहाँ पे 2 तरीके के सिस्टम था, वन वाज उलुक एंड सेकेंड वाज दावा। उलुक में पैदल लोग होते थे जो कि पोस्टल सिस्टम को स्प्रेड करते थे, और दावा में हॉर्समैन होते थे जो कि पोस्टल सिस्टम को स्प्रेड करते थे। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत अच्छे से अक्रॉस द होल ऑफ द कंट्री फैल जाया करती थी। और जो ट्रैवलर्स होते थे उनके लिए गेस्ट हाउस भी बने हुए थे,
ट्रैवल रूट्स पर जो ट्रेड रूट थे, ताकि वहाँ लोग अपने यात्री लोग अपना वहाँ पे ठहर सकें। और जो इंडियन पोस्टल सिस्टम था वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट था कि उस कहा जाता है कि 50 डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम द सिंध। रिपोर्ट हर समय सुल्तान के पास पहुंच जाया करती थी विद इन 5 days। तो इट वॉज़ वेरी यूनिक पोस्टल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। तो बच्चों आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सब बच्चों को इब्न बतूता के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।